सबसे बढ़िया लगा मेरे को जब मैं 36 RR में पोस्टिंग गया था। RR एक ऐसा सेगमेंट होता है जो थोड़े डिफॉल्टर टाइप होते हैं। खुल्लम खुल्ला जाना है, लड़ाई करनी है, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आज रात को पार्टी निकलनी है, कहीं अटैक करना है तो ये नहीं बोल सकते नहीं साहब मैं नहीं जा सकता। तब एक पोस्टर बॉय माना जाता था मिलिटेंट, बहुत ही फेमस मिलिटेंट था, उसका नाम था बुरहान वानी। ये लगभग 2013 से मोस्ट वांटेड चल रहा था। मेरी 2015 में वहाँ पोस्टिंग हुई जैसे, तो ये क्या था कि एक पोस्टर बॉय के तौर पर सोशल मीडिया पर आकर आर्मी को चैलेंज करता था बहुत ही बुरे तरीके से। ये इतना काबिलियत था। एक हमारा इन्फॉर्मेशन वाला बंदा था जिसका नाम था सरताज, मिलिटेंट की मतलब इन्फॉर्मेशन देता था। इसने उसको भी अपने साथ में ला लिया था। जो भी आर्मी की जितनी भी जानकारी थी सरताज के पास थी, सरताज भी अपने साथ लाकर ये ऐसे खुल्लम खुल्ला घूमता था। तो ये ऑपरेशन कैसा रहा फिर बुरहान का, उसको पकड़ने का? ये बहुत बढ़िया रहा। इसमें जो J&K की इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उस ब्रांच के पास इन्फो आई थी कि आज रात को 3 मिलिटेंट आकर रुके हुए हैं, जिसमें सिर्फ सरताज की जानकारी थी। ये नहीं पता था उसमें बुरहान वानी है। फिर पूरे कॉर्डन किया गया। मेरे हिसाब से मेजर संदीप थे तो वो लीड कर रहे थे उस ऑपरेशन को। तो जैसे उसको घेरा गया घर को, स्टार्टिंग में हाथ खड़े करके रह गया था सरताज, और सबसे पहले उसे ही शूट आउट किया गया। और पीछे से जो 2 मिलिटेंट भाग रहे थे, उनमें से जब डेड बॉडी मिली तब पता चला कि इसमें से बुरहान वानी भी है। एक और काफी चर्चा में होता है कि वहाँ पे जो पार्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सारे ऑफिशियल्स आते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताएंगे मेरे को? आर्मी में पार्टी होती है तो खासकर दिवाली बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि कई जगह पर होता है कि जो बॉम्ब शॉम्ब छोटे बहुत पटाखे वगैरह चलते हैं ना, तो आर्मी में थोड़े बड़े चलते हैं जो बहुत ही इंजॉयमेंट वाले होते हैं। एक होली और दिवाली ये आर्मी में बहुत ही ज्यादा स्पेशल होता है। आप पे भी कोर्ट मार्शल लगा था, इसके क्या रीजंस रहे थे? जो मेरे पर कोर्ट मार्शल हुआ था उसका रीजन था कि छुट्टी टाइम पर नहीं मिली थी और मैं अपने आप ही चला गया था। मैंने परमिशन नहीं ली थी। अधिकारियों की गलती नहीं मानता, वो मेरी ही गलती थी। मेरे को बुलाया भी गया था पर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत फैमिली डिस्प्यूट था मेरा कि मैं वो सब सॉल्व करके आऊंगा। जब तक वो मैं सॉल्व करके पहुंचा मेरे को 2 महीने का वक्त लग गया था, और तब तक मेरे को पता चला कि मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लोज करके भेज दिए गए हैं। अभी मेरे को नहीं रखा जा सकता। सो अगर हम इन डेप्थ में बात करें कोर्ट मार्शल के बारे में, तो इसमें होता क्या क्या है? जैसे आप आर्मी को छोड़कर चले गए, जहाँ आप छुट्टी से लेट आए, जहाँ आपने किसी वेपन का मिसयूज किया, सीनियर का कोई आपको ऑर्डर मिला, आपने वो काम नहीं किया, इन सब केस में आपको कोर्ट मार्शल की सजा मिल सकती है। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक कंट्री की बैकबोन के बारे में, जिनके ऊपर सिर्फ अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती बल्कि पूरी कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आज के हमारे गेस्ट हैं रिटायर्ड सैनिक देविंदर सिद्धू। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में जी। सो सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि आप आर्मी में रहे हो, राइट? वहां पे आपने सर्विस की है। सो कैसा वहां का एक्सपीरियंस था, कैसे आपका इंटरेस्ट बना आर्मी में जाने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं 17-18 साल का था जब मैं आर्मी में गया था। तो कुछ पता नहीं होता, जैसे कि हम पैसे के लिए जाते हैं जो एक्चुअली रियलिटी है। पर जैसे आर्मी में पहुंचा तो पैसा वैसा एक साइड था, जो देश के लिए जुनून हो जाता है ना, वो अलग ही बात होती है। जो आदत होती है वो आज 20 साल के बाद भी सेम ही है जी। वही खून में शामिल है कि जल्दी उठना है, हर काम टाइम पर करना है, कि कहीं कुछ भी गलत हो रहा है उसको हमने हमेशा टोकना है। मतलब एक जैसे रिटायर्ड भी हो जाते हैं ना, बोलते हैं कि आदत नहीं जाती, वो आदत हमेशा बनी रहती है। जी, हमेशा ना अक्सर लोग कहते हैं कि काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर हम बात करें कि पूरा टाइम के पाबंद होते हैं, घर का कुछ पर्सनल काम भी करना होता है, मान लो रिश्तेदारों के पास ही जाना है तो कहते हैं पूरे टाइम पे जाना है, ये टाइम है। तो ऐसा ही हमेशा हैबिट्स रहती हैं? जी, हमेशा ऐसी हैबिट रहती है, क्योंकि आर्मी के अंदर यही चीज शामिल होती है कि अगर आपने कहीं जाना है, जहाँ कहीं से आ रहे हैं, तो दूसरा काम आपका उसी हिसाब से डिपेंड होता है कि आप 6 बजे उठ रहे हैं तो 8 बजे आपको ये काम होगा, 9 बजे ये। आप 1 घंटा डिले हो गए तो सारा दिन आप डिले रहेंगे जी। तो आप रात को जो काम समाप्त करेंगे वो 1 घंटा डिले हो जाएगा। बिल्कुल। सो हम अगर आज थोड़ा ना जो आर्मी के बारे में इन डिटेल में बात करेंगे, जैसे सिविलियंस को इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होती, एक आर्मी पर्सन को ही होती है। तो अगर मैं बात करूं, कोर्ट मार्शल होता है जी, तो ये असल में होता क्या है? कोर्ट मार्शल सिंपल लैंग्वेज में एक सजा ही होती है। एक ऐसी सजा कि जैसे एक व्हाइट कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है, एक दाग सा लग जाता है आर्मी की यूनिफॉर्म के ऊपर। हर एक सैनिक यही चाहता है कि ये कोर्ट मार्शल ना ही हो। बिल्कुल। कोर्ट मार्शल होता है वैसे 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरल कोर्ट मार्शल, जिसमें लगभग 5 ऑफिसर होते हैं जो जजमेंट देते हैं। और उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल,
इसमें 3 ऑफिसर होते हैं, वो भी अपनी अपनी जजमेंट देते हैं। फिर होता है समरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, ओके और सबसे लो लेवल पर होता है समरी कोर्ट मार्शल, ओके जिसमें एक कर्नल रैंक का भी हो सकता है, जहाँ मेजर रैंक का भी अधिकारी हो सकता है। सभी कोर्ट मार्शल में सजा आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी कर सकते हैं जी। आपको इम्प्रिजमेंट भी, मतलब फौज के अंदर ही आपको जेल की सजा सुनाई जाती है, जहाँ फिर आपको बहुत रेयर चांस रहता है, जो अभी तक इंडियन आर्मी में हुआ नहीं, आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। ओके ठीक है। सो सर आप पे भी कोर्ट मार्शल लगा था, जी। तो इसके क्या रीजंस रहे थे? जो मेरे पर कोर्ट मार्शल हुआ था उसका रीजन था कि छुट्टी टाइम पर नहीं मिली थी और मैं अपने आप ही चला गया था, ओके बगैर मतलब मैंने परमिशन नहीं ली थी, जिसमें मैंने अधिकारियों की गलती नहीं मानता, वो मेरी ही गलती थी। मेरे को बुलाया भी गया था, पर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा कि नहीं, अभी मैंने घर के काम करने हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फैमिली डिस्प्यूट था मेरा जी जी। कि मैं वो सब सॉल्व करके आऊंगा। जब तक वो मैं सॉल्व करके पहुंचा, मेरे को 2 महीने का वक्त लग गया था, जी जी। और तब तक मेरे को पता चला कि मेरे जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्लोज करके भेज दिए गए हैं, अभी मेरे को नहीं रखा जा सकता। ओके सो जैसे आपने अभी बात ही की कि आपको क्यों घर जाना पड़ा, तो फिर कैसे ये बैलेंस रहता है? एक फैमिली का प्रेशर है, एक आर्मी का डिसिप्लिन है, तो इन चीजों में एक सोल्जर कैसे बैलेंस बना के रखे? आज के समय में मतलब जैसे फोन आ गए हैं, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि छोटी सी दुविधा होती है, तो वाइफ जहाँ आपके मदर फादर फोन मार देते हैं, तो उसकी वजह से आपका प्रेशर, आपको ड्यूटी का भी प्रेशर रहता है कि ड्यूटी का, जैसे आज के टाइम में देखा जाए तो आपको बहुत ज्यादा फटीग होती है जवान को, जी ऊपर से घर का कोई प्रेशर आ जाए, घर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, दोनों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पुराने समय में देखा जाए और आज के समय में देखा जाए, अब भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं जी। क्योंकि आपको छोटी सी दिक्कत होती है, तुरंत ही पता चल जाता है दिक्कत हो गई। हाँ ऐसे ही आर्मी में छोटी दिक्कत हुई, तुरंत आपको पता चल जाता है यहाँ आपने गलती करी थी, उसके लिए आप रेडी रहो, आपको छोटी मोटी पनिशमेंट जहाँ गाली वगैरह मिलेगी। तो बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सो अगर हम इन डेप्थ में बात करें कोर्ट मार्शल के बारे में ही, तो इसमें होता क्या क्या है? जी, कोर्ट मार्शल में होता है कि जैसे आप आर्मी को छोड़कर चले गए, जहाँ आप छुट्टी से लेट आए, जहाँ आपने किसी वेपन का मिसयूज किया, सीनियर का कोई आपको ऑर्डर मिला, आपने वो काम नहीं किया, इन सब केस में आपको कोर्ट मार्शल की सजा मिल सकती है। ओके ठीक है। सो अगर हम बात करें कोर्ट मार्शल शुरू कब हुआ था, मतलब ये कब टर्म आई थी? जी, कोर्ट मार्शल की जो पहली टर्म यूज हुई वो 1801 या 2 में स्टार्ट हुई थी, जब मद्रास में क्या हुआ था कि जो हमारे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिक थे, उन्होंने मना कर दिया था अंग्रेजों का लिबास पहनने से, कि कई लोग पगड़ी पहनते थे और कुछ ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते थे जी। उन्होंने बोला था कि हम ये आपकी कैप या हेलमेट वगैरह नहीं पहनेंगे। तो उनमें से तकरीबन जो फर्स्ट रिटर्न में हुआ कोर्ट मार्शल वो 1801 में हुआ। ओके। और उसके बाद जो आपने देखा है 1857 में मंगल पांडे का हुआ था विद्रोह, और उसमें भी सेम ही कोर्ट मार्शल हुए थे सैनिकों के, ठीक है, एक बड़ी तादाद में, जिन्होंने बॉम्ब या ग्रेनेड वगैरह यूज करने से मना कर दिया था। बिल्कुल। और उसके बाद फिर 1901 में इंडियन आर्मी एक्ट में ये शामिल कर लिया गया था, और बाद में 1950 में इंडियन आर्मी एक्ट जो नया बना था उसमें इसको टर्म को शामिल कर लिया गया था। सो अगर मैं आगे बात करूं तो प्रोसीजर क्या रहता है कोर्ट मार्शल का, कैसे कैसे होता है, प्रॉपर इसका बताएंगे प्रोसेस? कोर्ट मार्शल में आपकी एक स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन होती है, और आपका एक समरी बनाई जाती है एविडेंस की, और एक टीम नियुक्त कर दी जाती है कि उसमें एक कैप्टन या मेजर रैंक का अधिकारी होता है, और उसमें 1 या 2 सूबेदार जेसी वगैरह भी होते हैं। तो फिर वो आपसे सवाल जवाब भी पूछते हैं, और जिसमें ये प्रूव किया जाता है कि आप गिल्टी हो या गिल्टी नहीं हो। जो भी अक्यूज्ड होता है उसके पास अपने तरफ से बचाने के लिए एक वकील वो कर सकता है कि मैं गिल्टी हूं या नहीं हूं, जो भी सबूत है वो अपने पेश कर सकता है जी। फिर वो सारी समरी बन के एक हायर कमांड को चली जाती है कि ये सैनिक की हमने ये डिटेल्स है और ये गिल्टी है, इसको हम कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। ठीक है। अगर हायर अथॉरिटी जो कमांडर या ब्रिगेडियर होता है वो उसको ओके कर दे, तभी फिर उस सैनिक का कोर्ट मार्शल होता है। ठीक है। तो जैसे जब आपका कोर्ट मार्शल हुआ था, राइट, लेकिन उसके बाद आपने थोड़े इसके लिए लड़े जी, तो वो प्रोसीजर कैसा रहा था, कैसे आपने अपनी राइट्स बैक लिए? मेरे केस में जो ब्रिगेडियर
भारद्वाज साहब थे नासिक के, और पुणे कमांड के ब्रिगेडियर कमांडर साहब थे। उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। उन्होंने मतलब ये देखा कि एक सैनिक 18 साल सर्विस करके उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है, तो उन्होंने ये फैसले को रिवाइज कर दिया। उन्होंने अप्रूवल ही नहीं दिया, उनके पास फाइल पहुंची पुणे कमांडर साहब के पास और जो ब्रिगेडियर भारद्वाज साहब के पास, उन्होंने रिवाइज कर दिया फैसले को कि ये इलीगल है, ये गलत है। एक सैनिक है जो 18 साल करके जा रहा है, आप उसको ऐसे न भेजिए। तो उन्होंने क्या किया, मैं उनको भगवान के समान मानता हूँ, उन्होंने बोला कि आप पेंशन चले जाइए। मैंने उनका फैसला बिल्कुल, उसके आगे मैंने केस लड़ना बिल्कुल ही मना कर दिया। उन्होंने पेंशन का बोला, मैं पेंशन आ गया था जी। जैसे जब कोर्ट मार्शल होता है तो आपको तो चलो उन्होंने पेंशन पे कर दिया था, राइट? तो क्या क्या सोल्जर को फिर फेस करना पड़ता है आफ्टर कोर्ट मार्शल? देखिए, जब कोर्ट मार्शल होता है तो आप ये नहीं सोच सकते आप अकेले का कोर्ट मार्शल हुआ है। आपके एक घर में लेटर जाएगा, आपके फैमिली के पास लेटर जाएगा, आपके थाने में लेटर जाएगा, और आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक लेटर जाएगा कि ये सैनिक यहाँ का रहने वाला है, इसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। पुलिस वेरीफाई करती है कि ये सैनिक का कोर्ट मार्शल हुआ है, ये घर में पहुंच गया सही सलामत, ओके है। तो आपके आसपास सभी गांव में पता चल जाता है। कोर्ट मार्शल हो जाना मींस एक तरीके से देश के साथ किसी ने गद्दारी कर दी, ऐसा दाग सा लग जाता है। दाग लग गया है जी। जैसे आपका तो फिर केस बाद में सॉल्व हो गया था, तो जैसे पहले तो जब कोर्ट मार्शल करते हैं तब तो वो प्रॉपर लेटर भेजते हैं जी। तो जब आपको उन्होंने पेंशन पे कर दिया तब फिर लेटर्स भेजे उन्होंने? नहीं, बाद में वो क्लैरिफाई नहीं किया, वो थोड़ा सा एक मिस्टेक है कि बाद में उन्होंने जहां जहां लेटर भेजे वहां भेजकर ये बता देना चाहिए था कि ये सैनिक को हमने बाइज्जत बहाल कर दिया गया है, इसका कोर्ट मार्शल नहीं हुआ, ये रिटायर्ड है। बिल्कुल जी। ये तो हमारा कोर्ट मार्शल का रहा, राइट? फिर अगर मैं आपकी पर्सनल का ही देखूं तो क्या क्या जैसे ट्रेनिंग होती है आर्मी की, तो वो कितनी टफ रहती है, इसमें क्या क्या होता है? आर्मी की ट्रेनिंग इस हिसाब से होती है कि ये नहीं कि आपकी एक अच्छी फिजिक्स या बॉडी बनानी है। आर्मी की ट्रेनिंग होती है कि आपने जो भी पड़ोसी देश है उसके साथ लड़ने योग्य काबिल होना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं होना चाहिए कि आप दिसंबर में नहीं लड़ सकते, आपको सर्दी खांसी हो जाती है, या आप जून जुलाई में आप गर्मी नहीं झेल सकते, आपको सर्दी ठीक है पर गर्मी नहीं झेल सकते। हर मौसम में, हर टाइम और हर उम्र में जब तक आप आर्मी में हैं, इसलिए जवान बोला जाता है। आप लड़ने योग्य होने चाहिए जी। जो भी आपके पास टेक्निकल इक्विपमेंट है उसको यूज करने के लिए आपके पास काबिलियत होनी चाहिए। आपकी जो पोस्टिंग थी वो कौन कौन से एरिया में रही, और वहां से जो भी कोई एरिया हो, कोई एक स्पेसिफिक एरिया, वहां से कोई जुड़ी हुई याद? मेरी ज्यादातर ऑल इंडिया में रही है, पर 2 बार मैं J&K में गया था। और सबसे बढ़िया लगा मेरे को जब मैं 36 RR में पोस्टिंग गया था। तब एक पोस्टर बॉय माना जाता था, मिलिटेंट, बहुत ही फेमस मिलिटेंट था, उसका नाम था बुरहान वानी। उसका इनकाउंटर किया था और बहुत ज्यादा तब कर्फ्यू लगा था, लगभग 51 डेज कर्फ्यू चला था। 90 लोगों की मौत हुई थी उस टाइम, और मैं बोलता हूँ वो बहुत बढ़िया याद थी मेरी, कि एक प्राउड मोमेंट था। जी बिल्कुल जी। ये आपने अभी मेंशन किया 36 RR, ये बेसिकली कौन सा मतलब आर्मी का सेगमेंट होता है? जी, RR एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसको आप बोल सकते हैं वहां पर वही बंदे भेजे जाते हैं जो थोड़े डिफॉल्टर टाइप होते हैं। बिल्कुल, मतलब कि आपने वहां खुला जाना है, लड़ाई करनी है, आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। आज रात को पार्टी निकलनी है, कहीं अटैक करना है, तो ये नहीं बोल सकते नहीं साहब मैं नहीं जा सकता। वहां ये बोलने वाले बंदे चाहिए कि साहब मैं जाऊंगा, कल ये गया था, आज मेरी बारी है, और बार बार बोलने वाले चाहिए। तो वहां पे तो काफी सिक्योरिटी इश्यूज भी रहते हैं, जैसे J&K का ही हम ले लें, बिल्कुल, तो कितना वो वाला एरिया है ना सिक्योरिटी में, तो फिर कैसे एक रहता है, कैसे आप सारा बैलेंस रखते हो वहाँ? जी, वहां पर ऐसे होता ना कि जैसे RR ग्रुप्स होते हैं, स्पेशल कमांडो ग्रुप्स होते हैं, पैरा ट्रूप्स होते हैं, और J&K पुलिस, ये इकट्ठे होकर कुछ भी ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था बुरहान वानी के केस में, ये लगभग 2013 से मोस्ट वांटेड चल रहा था जी। तो मेरी 2015 में वहां पोस्टिंग हुई जैसे, तो ये क्या था कि एक पोस्टर बॉय के तौर पर सोशल मीडिया पर आकर आर्मी को चैलेंज करता था, बहुत ही बुरे तरीके से ये। तो इसने ये इतना काबिलियत था, एक हमारा इंफॉर्मेशन वाला बंदा था जिसका नाम था सरताज, जो मिलिटेंट की मतलब इंफॉर्मेशन देता था। इसने उसको भी अपने साथ में रला लिया था। जो भी आर्मी की जितनी भी जानकारी थी सरताज के पास थी,
सरताज भी अपने साथ लाकर ये ऐसे खुल्लम खुला घूमता था। ठीक है, तो ये ऑपरेशन कैसा रहा फिर बुरहान का, उसको पकड़ने का? ये बहुत बढ़िया रहा। इसमें जो J&K की इंटेलिजेंस ब्यूरो थी, उस ब्रांच के पास इन्फो आई थी कि आज रात को एक 3 मिलिटेंट आकर रुके हुए हैं, जिसमें सिर्फ सरताज की जानकारी थी। ओके। ये नहीं पता था उसमें बुरहान वानी है। ओके। तो फिर पूरे कॉर्डन किया गया। मेरे हिसाब से मेजर संदीप थे, तो वो लीड कर रहे थे जी। उस ऑपरेशन को। तो जैसे ही उसको घेरा गया घर को, स्टार्टिंग में हाथ खड़े करके रह गया था सरताज। उसको लगा आर्मी उसे नहीं मारेगी, क्योंकि वो आर्मी का वेल नोन बंदा था। पर सबसे पहले उसे ही शूट आउट किया गया। ओके। और पीछे से जो 2 मिलिटेंट भाग रहे थे, उनमें से जब डेड बॉडी मिली तब पता चला कि इसमें से बुरहान वानी भी है। तो लोकल जो अथॉरिटी थी, लोकल जो जितने भी लोकल थे ना, उन्होंने इतना पथराव किया ऑपरेशन को बाधा बनाने में, बहुत ज्यादा। पर वो कैप्टन या मेजर के जो भी फैसले लिए गए थे ना, एट ए टाइम उन्होंने सोचा कि ये ऑपरेशन करना है तो आज ही करना है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं है। एक बार ये अगर बॉर्डर क्रॉस कर गया दोबारा, फिर ये रीस्टेबल हो जाएगा और बिल्कुल बुरे तरीके से फिर दोबारा ये बदला लेगा। तो उसी टाइम ऑपरेशन लॉन्च किया और उसको दोनों को वहीं खत्म कर दिया था। किस चीज में आर्मी बहुत क्विक रहती है, बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है एक्शन लेने में। सो अगर मैं बात करूं तो J&K जैसा इलाका आ गया, ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है। सो कैसे, मतलब वहाँ के जो रिहायशी लोग होते हैं वो साथ देते हैं? एक्चुअल वहाँ की सिचुएशन क्या होती है? एक्चुअल वहाँ की सिचुएशन होती है कि कुछ लोग तो हैं जो साथ देते हैं। अगर वहाँ के लोग साथ ना दें तो हम पकड़ ही नहीं सकते किस घर में मिलिटेंट आ रहे हैं, किस घर का लड़का मिलिटेंट बनने के लिए जा रहा है। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ के कुछ लोग आर्मी में भर्ती होते हैं और कुछ सिलेंडर मिलिटेंट भी होते हैं हमारे पास। कुछ ऐसे मिलिटेंट जो सिलेंडर कर देते हैं आर्मी के पास, तो आर्मी उनको रख लेती है एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर कि तो आपने जानकारी देनी है, ये हो रहा है, उसके बदले उसको पैसा दे दिया जाता है। ठीक है। और पर जो लोकल नए यंग लड़के होते हैं जिनको नहीं पता होता, उनको थोड़ा बहुत आप भड़काओ, वो भड़क जाते हैं, वो पथराव करते हैं। जब मेरे को याद है 15-16 में जब मैं फर्स्ट टाइम गया था, तो मैंने दीवारों पर लिखा हुआ देखा था, इंडियन आर्मी गो बैक, इंडियन आर्मी, इंडियन डॉग्स, ऐसे नारे बिल्कुल लिखे रहते थे जी। सो क्योंकि वहां पे आर्मी को दुश्मन माना जाता है। बिल्कुल। हाँ। सो जैसे आपने ही बोला कि कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं जो मिलिटेंट होते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर भी सिक्योरिटी का इशू तो रहता ही है। तो क्या फिर आर्मी प्रॉपर भरोसा करती है, जहाँ फिर उनपे भी कहीं ना कहीं? नहीं, उन पर निगाह भी रखी जाती है, भरोसा करती है जरूर, पर उनको वेपन्स वगैरह नहीं दिए जाते, उनको अलग बैरक में रखा जाता है, उनके ऊपर थोड़ी निगाह रखी जाती है। जी। ऐसा नहीं कि उनको हम सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था, जो सरताज बंदा था, इन्फॉर्मेशन था, देता था, पर बाद में धीरे बुरहान वानी के साथ ही चला गया था। हाँ, वही तो ये इश्यूज भी आ जाते हैं जी। सो अगर आगे मैं आर्मी की काफी करूं कि काफी टफ लाइफ होती है इनकी, लेकिन काफी लोगों का ना कहना होता है कि इनको प्रिविलेजेस बहुत मिलती हैं आर्मी वालों को जी। तो जो एक रिटायर्ड पर्सन होता है उसको क्या क्या प्रिविलेज मिलती है? लगभग सेम ही रहती है। जैसे रिटायर्ड हो जाने के बाद कैंटीन वगैरह का सामान हमने लेना होता है, वो थोड़ा सस्ता मिल जाता है, टैक्स कम होता है उसके ऊपर। और उसके अलावा जैसे मेरा बच्चा है तो उसने कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, 2 बच्चों के ऊपर आपको थोड़ा गवर्नमेंट 1 साल के बाद पैसा दे देती है, रिलीज कर देती है, जिससे CA बोल देते हैं हम, चिल्ड्रन अलाउंस। हाँ जी। और इसके बाद जैसे एक सोल्जर रिटायर्ड होता है, उसने किसी गवर्नमेंट जॉब में दोबारा जाना है, पुलिस में जाना है, जहाँ किसी और जॉब में, तो उसके लिए थोड़ा सा रियायत रहती है। ठीक है, बस यही मिलती है जी। क्योंकि काफी बढ़ा चढ़ा के कहते हैं ना कि इनको तो काफी सहूलत मिलती है। नहीं, एक जैसे नॉर्मल सिविलियन बोल देते हैं कि इनको दारू फ्री में मिलती है, फ्री में नहीं मिलती। बहुत राम इशू वगैरह होती है, उसका भी पैसा देना पड़ता है। दारू कभी फ्री में नहीं मिलती जी। वो तो दिल रखने के लिए फौजी बंदा बोल देता है कि कोई बात नहीं, आपको दारू ला देंगे, पर ये फ्री में नहीं मिलती जी। सो वहाँ का जब माहौल होता है, जब आर्मी में होता है पर्सन, वहाँ का एक और काफी चर्चा में होता है कि वहाँ पे जो पार्टी होती है वो बहुत अच्छी होती है, सारे ऑफिशियल्स आते हैं, तो उसका थोड़ा सा बताएंगे मेरे को? आर्मी में पार्टी होती है तो खासकर दिवाली बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि कई जगह पर होता है कि जो बॉम्ब शॉम्ब छोटे बोट पटाखे वगैरह चलते हैं ना, तो आर्मी में थोड़े बड़े चलते हैं जो बहुत ही इंजॉयमेंट वाले होते हैं। एक होली और दिवाली ये आर्मी में बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती है। सो हम जैसे बात करें
कि आर्मी में हर एक रैंक के पर्सन्स होते हैं, हर एक रैंक के सोल्जर्स होते हैं। सो जो नॉर्मल सोल्जर्स हैं और जो ऑफिसर्स हैं, इनमें क्या कुछ डिफरेंस रहता है? जी, ड्यूटीज का और बेनिफिट्स का बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि एक बंदा जो एनडीए क्लियर करके आया है, तो वो ऑफिसर है, उसने कमांड करनी है, तो उस हिसाब से उसकी थोड़ी सहूलत अलग है और उसकी ड्यूटीज अलग होती है। एक 10+2 जो ओआर में भर्ती होता है और एक पीसीएम वगैरह करके टेक्निकल में चला जाता है, जो क्लर्क वगैरह बन जाते हैं, उनकी ड्यूटीज अलग होती है। और जो 10+2 जो जीडी बंदा होता है, उनकी ड्यूटीज अलग होती है, मतलब उन्होंने ग्राउंड पर काम करना है। जो भी आपको ड्यूटीज मिली है बंकर में, बैरिक में, वो उनको करनी पड़ती है। अगर फील्ड एरिया में मत देखा जाए तो तीनों की ड्यूटी सेम ही रहती है, क्योंकि एक ऑफिसर भी फील्ड एरिया में मैं देखा है कि जवान के साथ रहकर वो ड्यूटी देता है। ओके, सो मतलब इतना डिफरेंस वैसे नहीं होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग हो जाती है अगर हम देखें। सो जैसे आर्मी है तो इसमें जो बॉर्डर एरिया होता है ये बहुत सेंसिटिव होता है, जैसे जेएनके है, ये तो सेंसिटिव एरिया है ही। सो जो बॉर्डर एरिया, उसकी ग्राउंड रियलिटी क्या रहती है? बॉर्डर एरिया ज्यादातर सेंसिटिव तो जेएंडके वाला ही है। तो चाइना की तरफ भी सेम ही चल रहा है, चाइना और जेएंडके वाला। जो सबसे बढ़िया बॉर्डर एरिया की ड्यूटी है वो है राजस्थान एरिया में, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी मिलती है। वहां क्या है कि लंबी फिंस है, बहुत ज्यादा एरिया में लगी हुई है, और आपको तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक विजिबिलिटी रहती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जो क्रॉसिंग, आपको पता ही है चाइना से तो कोई मिलिटेंट आता नहीं है, नहीं आता। जो भी मिलिटेंट आता है वो पाकिस्तान से आता है, तो यहाँ की क्रॉसिंग नॉर्मल चलती रहती है। तो यहाँ पर जेएंडके में थोड़ा पहाड़ी एरिया है, थोड़ी रिजेस होती है, शेडल होते हैं, तो डिप्लाई नहीं कर सकते हम पूरी तरह, आर्मी डिप्लाई नहीं कर सकते। थोड़े बहुत एरिया रह जाते हैं जहाँ जैसे स्नो वगैरह पड़ जाती है, तो स्नो में हमें ड्यूटी वापस बुलाने पड़ते हैं कि ऐसी जगह ड्यूटी दे सके जहां से अगर सैनिक को कोई तकलीफ हो जाए तो हेलीकॉप्टर की सुविधा आए और उसे उठाकर वापस बेस पर ले जा सके और उसे ठीक कर सके। बिल्कुल। तो वो पोस्टें छोड़ देते हैं थोड़ी बहुत, तो क्रॉसिंग वहां से हो जाती है। लेकिन जैसे पिछले हाल में अगर हम देखें, चाइना का काफी रहा था इशू, तो वो वाला बॉर्डर भी काफी सेंसिटिव रहा था। तो वहां के एक्चुअल क्या उनकी रियलिटी थी, क्या हालात थे चाइना वाली साइड में? चाइना एक्चुअली क्या कर रहा है कि चाइना सीधी लड़ाई नहीं लड़ता जैसे पाकिस्तान लड़ता है। चाइना का होता है कि थोड़ी बहुत लैंड है, जो ये हमारी लैंड है, ये हमारी लैंड है, वो लैंड के लिए लड़ रहा है, वो लैंड एक्वायर करी धीरे-धीरे। कोई गोलीबारी कुछ भी नहीं होती, उनकी हाथ मुक्की की लड़ाई होती है कि यहाँ तक हमारी लैंड है, पोस्ट बना ली, ये कर ली, छोटी छोटी लड़ाई लड़ रहा है चाइना। ठीक है। सो आपने भी जैसे बताया कि आपका मेन रीजन ही कोर्ट मार्शल का लीव इशू था। सो आर्मी में लीव लेना क्या इतना मुश्किल होता है? नहीं, लीव लेना इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ा दिक्कत तब आ जाती है कि जैसे 24 घंटे आर्मी बिजी ही रहती है। बिल्कुल। कि आपको कहीं कोई प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ गया, जहाँ कोई कुछ भी मतलब ऐसा काम पड़ गया, अचानक ही हो जाता है कि आपको छुट्टी नहीं मिल पाती। आपको बोल दिया जाता है कि 1 हफ्ते बाद जाना है क्योंकि आपकी ड्यूटी वहां है। जी। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत प्रोग्राम होते हैं ना, जो वो चेंज हो जाते हैं। जहाँ अचानक बीच में से किसी लड़के ने बोल दिया कि मेरे घर में कोई बीमार है, तो आर्मी में लीव क्या है कि 90 दिन के बाद हर एक को मिल ही जाती है। ओके। तो कोई ऐसा बीच में पंगा ना हो जाए, कोई विजिट वगैरह, जहाँ कुछ ऐसा प्रोग्राम आ गया जिसके लिए आपको जाना पड़ जाए, जैसे कहीं रेड अलर्ट वगैरह हो जाता है, तो आपकी छुट्टी वगैरह थोड़ी रोक दी जाती है। जहाँ कोई सेंसिटिव डेट आ जाती है, जैसे कि 15 अगस्त आ गई या 26 जनवरी आ गई, तब थोड़ी सी ज्यादा डिमांड पड़ जाती है ड्यूटी की, तो उस टाइम आपकी छुट्टी थोड़ी कम कर दी जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, लगभग छुट्टी 90 दिन के बाद मिल ही जाती है। अगर मैं आर्मी की ना टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी की बात करूं, वेपन्स की बात करूं, तो क्या क्या चेंज आया है पहले टाइम से लेके अब के टाइम में? पहले के टाइम में क्या था कि आर्मी हमारी ज्यादा फॉरेन से सामान मंगवाती थी, जो भी टेक्नोलॉजी होती थी, जैसे वो फोर्स आपने सुना हुआ है। तो अभी क्या है, अभी ये फर्क पड़ गया है, जो भी इक्विपमेंट है वो LNT, जहाँ बेल, जहाँ जो हमारी DRDO है, वो खुद ही स्टेब्लिश करने लग गई है। अभी हम फॉरेन के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं है, पर अभी थोड़े थोड़े सीखने की रेंज में हम कि मतलब उतने ज्यादा इजराइल जैसे या USA जैसे हम वेपन नहीं बना पाते, पर हम वैसे ही बोल सकते हैं कि लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं।
बस गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रही है, DRDO हो गया, L&T हो गई, ये बहुत ही अव्वल दर्जे का काम कर रहे हैं और इसमें अभी लोकल कंपनीज भी कूद पड़ी है। सो अगर मैं बात करूं, टेक्नोलॉजी की हमने बात कर ली, राइट, लेकिन अब हमारा कुछ सेंसिटिव एरिया से जैसे कारगिल हो गया है ना, इतने वहां पे प्रॉपर मौसम का कितना रहता है, जब एक पर्सन की वहां पे, एक सोल्जर की वहां पे पोस्टिंग जाती है, तो क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है वहां पे प्रॉब्लम्स। और मेरे ख्याल से पहले टाइम में तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, जब आर्मी की बाकी स्क्वाड को भेजना होता था काफी टाइम लग जाता था आने में, इसलिए हमारी जो वॉर हुई थी वो भी बहुत सेंसिटिव रही थी। सो इसमें अब क्या चेंजेस आए हैं और पहले क्या क्या मुश्किलें थी? अभी कारगिल एरिया में बारे में मैं बता नहीं सकता कि अभी वहाँ क्या क्या डिप्लाई है, क्या क्या, वो एक सेंसिटिव एरिया है कि मतलब बताना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी है वहाँ, अभी पहले से ज्यादा सिक्योरिटी है जी। पाकिस्तान उसकी तरफ आंख भी नहीं कर सकता, ओके, चाइना भी पाकिस्तान भी। पर अभी चेंजमेंट ये हो गया कि पहले बर्फ के समय में हमें थोड़ी दिक्कत आती थी, अभी एक सोल्जर, उसके पास इक्विपमेंट, उसके पास ड्रेस ऐसी है कि वो बर्फ में खड़ सकता है, लड़ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं। उसके पास बहुत ही अव्वल दर्जे की ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट है, वो 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक देख सकता है कि दुश्मन क्या कर रहा है जी। सो अगर मैं थोड़ा सा इसमें बात करूं इन डेप्थ में, तो हमारे कोई उनके नोन थे, उन्होंने बताया था जब उनकी वहां पे गए थे जी, वहां पे उनकी ड्यूटी थी, देन उन्होंने बताया था कि पहले वहां पे उस टाइम में इतनी सुख सुविधा नहीं थी कि जैसे उनको वॉशरूम वगैरह भी जाना होता था तो जैसे एक ड्रम नहीं होते जी जी, शायद वही रखे होते थे उन्होंने। तो ये हार्श कंडीशंस मेरे ख्याल से सिविलियंस को नहीं पता कि क्या क्या फेस करना ये चीज होती है कि नहीं, वहाँ ऐसा होता है ना, जब टेम्परेचर -0 डिग्री से नीचे गिर जाता है ना, -, में चला जाता है ना, तब आपके जो भी फैसिलिटी वगैरह बनाई होती है नॉर्मल जैसे हम घरों में रहते हैं वो काम नहीं करते, वो ठंड को नहीं रोक सकते। वैसे वॉशरूम वगैरह, वैसे बैरक वहाँ नहीं काम करते, वहाँ स्पेशल मतलब कुछ घर होते हैं जो बनाए जाते हैं, पहले कम थे, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, अभी भी कम है। अभी वो वॉशरूम वैसे आ रहे हैं कि अगर आप बर्फ में भी यूज कर सकते हो, जहां आप बर्फ में भी रह सकते हो, थोड़े थोड़े बढ़िया इक्विपमेंट बना रहे हैं अभी कि, लेकिन वो पहले तब के टाइम में मतलब ये पहले के टाइम में उनको डोग बोल देते थे, वो पत्थर से बनाए होते थे, पत्थर और मिट्टी से बनाए होते थे। उसके लिए ये होता था कि एक जवान जैसे विंटर स्टार्ट होने वाला है तो वो क्या करते थे कि गर्मी में ही पत्थर ढूंढना स्टार्ट कर देते थे, मिट्टी का लेप बनाते थे और उसका घर बनाते थे, क्योंकि वो बार बार लपाई करने की जरूरत पड़ती थी। एक विंटर बड़ी मुश्किल से एक डोग निकलता था, अगले विंटर के लिए नया तैयार करना पड़ता था। अभी FRT वगैरह आ गई हैं जो बहुत ही बढ़िया प्लास्टिक टाइप की होती है, फॉर्म्स वगैरह भरी होती है, उसमें 10 से 12 जवान आराम से रह सकते हैं। हाँ, कि हम देखने को तो ये चीजें कितनी छोटी छोटी है, लेकिन जो वहां पे ड्यूटी दे रहा है उसे पता है कि क्या कुछ फेस करना पड़ता है। वहीं से बर्फ मेरे ख्याल से पिघला के, मतलब तब के टाइम की अगर बात करूं जी, अभी भी सेम चीज ही है। अगर देखा जाए थोड़ा बहुत, अगर आपको पानी पीना है तो बर्फ वगैरह पिघला लेते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, वहां आपको पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। किसी किसी जगह पर मैंने देखा अभी पंप्स वगैरह लग गए हैं, मोटर से पानी पहुंचा दिया जाता है, जनरेटर्स वगैरह वहां पहुंच गए हैं। बिजली नहीं होती पर फिर भी जनरेटर्स वगैरह हैं। सो अगर मैं आगे बात करूं, अग्निवीर जी, ये भी आगे टर्म आई है आर्मी में, है ना, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो, अग्निवीर के बारे में? अग्निवीर में मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एक शॉर्टेज पड़ी हुई थी सोल्जर की, जैसे कि मैं आपको बताया कि फटीग बहुत ज्यादा होती थी, सैनिक को ड्यूटी पर जाना पड़ता था, तो अभी ये है कि अगर आपको 100 सैनिक चाहिए तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आप 500 सैनिक रखो, 4 साल के लिए आपके पास 500 सैनिक रहेंगे। 4 साल के बाद फिर आपको उनमें से 25 जैसे 500 में से 100 मिल जाएंगे आपको, वो पक्के हो जाएंगे, बाकी चले जाएंगे। पर जो 400 के 400 ड्यूटी कर रहे थे वो एक आपका गैप भर देंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। कैसे गैप भर देंगे आपको पता ही, समझ ही गए होंगे कि वो 4 साल के अंदर उन्होंने ड्यूटी की और उसके बाद चले जाएंगे, उसकी जगह दूसरे आ जाएंगे। हाँ। एक तो ये बढ़िया बात है, दूसरी एक सैनिक को रोजगार मिला है, 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद उसका रहने का दिल किया तो रह लेगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। पर इसका बैड रिजल्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि एक सैनिक अगर उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया
उसने वेपन चलाना सीख लिया, उसको ग्रेनेड चलाना आ गया, उसको टेक्नोलॉजी का यूज करना आ गया। अगर उसको लगा कि यार अभी मैं सब सीख गया हूँ, एक बैंक लूटते हैं, जहाँ ये करते हैं, जो एक सैनिक ही नहीं सोचता। अगर कोई ज्यादा ही बदमाश हुआ, उसने ये सोच लिया, तो वो कर भी लेगा। कि 4 साल की ट्रेनिंग लेके, 4 साल की ट्रेनिंग बहुत होती है, बहुत होती है। उसने सब कुछ सीख लिया, वेपन को चलाना सीख लिया है, इवन वो वेपन बना भी सकता है। तो कोई ऐसे मान लो कोई छोड़ के चला जाए आर्मी परमानेंट हो, कोर्ट मार्शल करके, कि जैसे आए ना वापस, तो वो भी तो कर ही सकता है। नहीं कर सकता है, इसीलिए तो मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक पुलिस स्टेशन में भी लेटर जाता है आपका कि ये बंदा है, यहाँ से चला गया है, तो पुलिस चेक करती है कि ये बंदा यहाँ पहुंचकर सही काम कर रहा है कि गलत काम, कहीं वो गलत का। ये भी हो सकता है किसी आर्मी पर्सन पर हम ये भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो वहां से कोर्ट मार्शल हुआ और यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी हो सकता है। हाँ। आपने देखा कुछ इन्फॉर्मेशन निकल जाती है पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे वहाँ एंटर लगे हुए हैं कि जो लड़कियां भी है, जहाँ लड़के भी हैं, जो गुमराह कर रहे हैं सैनिकों को, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, ऐसे उनको जाल में फंसा लेते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं जी। अगर एक कोर्ट मार्शल हुए सैनिक को, एक अग्निवीर जो आर्मी से निकाल दिया गया है, उनको भी गुमराह किया जा सकता है। अभी तक हुआ नहीं है, पर किया जा सकता है। बिल्कुल। जैसे फिर आर्मी है, अगर हम इसके बारे में रिजाइन की ही बात करें जी, तो कौन कौन सी सिचुएशंस है जिसमें जो आर्मी सोल्जर है वो रिजाइन कर सकता है, उसे अलाउड है? एक जवान के लिए देखा जाए तो जैसे उसकी सर्विस 15 साल हो जाती है, वो रिजाइन कर सकता है। ओके। पर जैसे वो रिजाइन फॉर्म भरता है तो जो कंपलसरी होता है, वहाँ यूनिट के जो सीओ साहब वगैरह होते हैं, तो उनको समझाते हैं कि आपको नौकरी करनी चाहिए, नौकरी अच्छी है, आगे ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, जो उनका समझाने का फर्क भी बनता है। क्योंकि एज ए मैं एक कंपनी का सीईओ हूँ मान लो, तो मेरी कंपनी के नीचे से एक बंदा जा रहा है, मैं कोशिश तो यही करूंगा बंदा ना जाए, क्योंकि एक वेल ट्रेन्ड सोल्जर होता है, अगर 15 साल नौकरी किए हुए हैं, उसने सब कुछ सीखा हुआ है, और एक एक्सपीरियंस वाला बंदा रखने का किसका दिल नहीं करता, सबका करता है। इसलिए वो पहले तो उसे समझाया जाता। अगर उसके फैमिली डिस्प्यूट, जहाँ कुछ ऐसी रीजन है जहाँ वो फॉरेन में जाना चाहता है, जहाँ जॉब नहीं करना चाहता, तो फिर उसका लेटर आगे भेज दिया जाता है रिकॉर्ड में। ओके। फिर कोर्ट से जैसे सैंक्शन हो जाता है, क्योंकि हर एक यूनिट से बंदे लेटर भेजते हैं, तो फिर एक आपका सीरियल नंबर लग जाता है, कुछ जिसने पहले भेजा उसका पहले, जिसने बाद में उसका बाद में, जैसे नंबर आ जाएगा आपको रिकॉर्ड में बुला लिया जाएगा, आपको पेंशन आउट कर दिया जाता है। जी। इसके साथ ही अगर मैं थोड़ा एक और बात पूछूं कि अगर कोई सोल्जर कुछ मिस्टेक करता है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, है ना, तो कुछ पिट्ठू टर्म होती है, राइट, है ना, कुछ ऐसी पनिशमेंट्स मिलती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये पिट्ठू क्या होता है, क्या पनिशमेंट्स मिलती हैं? ट्रेनिंग में होता है जो पिट्ठू बोला जाता है कि आपको एक बैकपैक्स होता है, जो ब्लैक कलर का होता है, उसको मिट्टी से भरकर आपके पीछे लगा दिया जाता है, 20 या 25 केजी का होता है। ट्रेनिंग टाइम क्या होता है कि अगर आपने कुछ डिले मार गए, कहीं लेट हो गए, या कहीं गलती कर दी, तो आपको वो सजा मिलती है, पिट्ठू लगाकर, राइफल को हाथों में उठाकर ऐसे चलना होता है। तो बाद में आपको पता चलता है ये पनिशमेंट नहीं थी, ये आपको और स्ट्रांग बनाया जा रहा था, क्योंकि ये पैरा की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। तो आपका कभी ऐसे हुआ कि आपको पिट्ठू पनिशमेंट मिली हो? नहीं, बहुत सबका ही होता है। हाँ। कोई ऐसा सैनिक नहीं बोल सकता जो ट्रेनिंग टाइम बोले मेरे को सजा नहीं मिली। सबको मिलती है और मजा आता है। और अकेले सैनिक को कभी सजा नहीं मिलती। सेना में एक रूल होता है कि अगर एक कमरे में एक बंदे ने गलती कर दी तो सभी को, तो जो बंदे कमरे में रहते हैं उन सबको सजा दी जाएगी। ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ कि जैसे आर्मी में भी क्या कभी बुली वगैरह करते हैं, थोड़ी होता है? नहीं, आर्मी में वो हॉस्टल टाइप बुलिंग वगैरह नहीं होती, रैगिंग वगैरह। पर ऐसे जैसे एक नया जवान भर्ती होकर आता है, जैसे मैं एक हौलदार हूँ, नया जवान भर्ती होकर आया तो हम उसका टेस्ट वगैरह चेक करते हैं ये कितना मेंटली स्ट्रांग है। हम जानबूझकर तंग कर सकते हैं उसे थोड़ा बहुत, हंसी मजाक में, हाँ, ऐसे नहीं, जानबूझकर नहीं करते। हम उसका मेंटल स्ट्रेंथ देखते हैं, ये कहाँ जाकर बोल देगा सर बस करो अब मेरे से नहीं हो रहा, वो चीज चेक करते हैं। ओके। तो जैसे हमने सारा बात की कि कैसे हार्श लाइफ होती है, कैसे कैसे मतलब प्रॉपर इन डेप्थ, तो आपको क्या लगता है कि जो आज के सिविलियंस है वो आर्मी को उतनी रिस्पेक्ट करते हैं?
और ये थोड़ा दुविधा वाला क्वेश्चन हो जाता है कि हम्म। जैसे मैंने कि और बहुत सारे दोस्तों ने सफर भी किया, ट्रेनों में हम सफर करते थे। हम्म। ट्रेनों में हम देखते थे कि सीट को लेकर थोड़ा बहुत किसी एरिया में रिस्पेक्ट है, किसी में नहीं है। हम्म। जैसे हम J&K में, वहां के सिविलियन रिस्पेक्ट नहीं करते इतना ज्यादा। हम्म। पर अगर देखा जाए पंजाब, हरियाणा, यूपी, हम्म। ये और ज्यादा नॉर्थ ईस्ट, हम्म। ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये आर्मी पर्सन की, उसकी ड्यूटी की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जी। सो आपको नहीं लगता कि जैसे वैसे तो चलो काफी प्रिविलेजेस अगर हम कहें मिली हैं कि लोग कहते हैं आर्मी की बहुत देन भी है, ऐसी बात नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये भी नहीं है, कितनी टफ जॉब होती है, इतनी प्रिविलेजेस भी नहीं मिलती। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको नहीं लगता कि जैसे ये ट्रेन वाला सफर, ये एक सोल्जर है, वो अपनी इतनी मतलब घर छुट्टी आ रहा है, इतनी उसने मेहनत की है, ड्यूटीज दी है, तो कुछ ये भी प्रिविलेज मिलनी चाहिए ट्रैवल में भी कि कम से नहीं, कम ट्रेवल एक में सीट तो ऐसे। जी, ट्रेवल में पक्का प्रिविलेज मिलती है। हम्म। पर अचानक अगर आपको जाना पड़ गया तो उस ओके। टाइम सीट वगैरह आपको नहीं मिल पाती। हम्म। अगर आपने जाना है आज से 2 महीने या 1 महीने बाद, तो आप प्रॉपर सीट बुकिंग करवा सकते हो। हम्म। और आर्मी में बिल्कुल फ्री आपको सीट मिलेगी। अगर बाई चांस कोई आपके घर में दिक्कत आ गई, हम्म। आपको आज ही जाना पड़ गया, तो इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी में आपकी सीट बुकिंग नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक जैसे कभी कभी हम वीडियो सर्कुलेट होते हैं वो भी देखते हैं, तो थोड़ा ठेस पहुंचती है मन को कि एक आर्मी मैन होता है, वो अपने इतने बैकपैक्स लेके खड़ा हुआ है और पास में सिविलियंस बैठे हैं, तो अच्छा नहीं लगता वो चीज जी, कहीं ना ये अमूमन होता है जी ऐसा ही। जी। सो लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि कभी ऐसा ना करें। सो अगर मैं आगे बात करूं, आर्मी में कौन सी एक चीज है जो सबसे अच्छी आपको लगती है और वो और कोई प्रोफेशन में नहीं है? आर्मी में एक चीज ट्रेनिंग के दौरान ही हमारे इंस्ट्रक्टर ने समझा दी थी कि अगर आप गलती करते हो, छोटी गलती है या बड़ी गलती, आपको आर्मी ही सजा देती है। आपको पुलिस वगैरह कोई भी बुलिंग नहीं कर सकता, कोई भी नेता वगैरह आपको कुछ टच नहीं कर सकता। आर्मी बोलती है ये हमारा बंदा है, इसे हम ही सजा दे सकते हैं। आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करती है। आप ड्यूटी करिए, ईमानदारी से रहिए। कोई पॉलिटिक्स, कोई नेता या कोई पुलिस अफसर आपको कभी तंग नहीं कर सकता। मतलब आप कहीं भी जा रहे हो, इवन छुट्टी पर हो, आप ड्यूटी पर हो, आप बेसंस होकर जा रहे हो, आपको पता है एक जैसे गॉड गिफ्टेड आपको तोहफा मिला होता है ना, ब्लेसिंग है ये आर्मी की। इसके साथ ही जैसे मेरे क्वेश्चन है कि अगर ट्रेनिंग के दौरान कुछ कैजुअलिटी हो जाए तो फिर कैसे हैंडल करते हैं? ओके, सबसे पहले तो आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान अगर जहाँ कोई प्रैक्टिस के दौरान अगर आपकी कैजुअलिटी वगैरह हो सकती है, तो अगर आप 100 बंदे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 30% कैजुअलिटी आर्मी एक्सेप्ट करती है कि अगर 30 बंदे वापस नहीं आए या ट्रेनिंग में कुछ हो गया उन्हें, तो वो चलता है। जी। अगर फिर भी सैनिक को कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है तो जल्दी से पहली बात तो ग्राउंड में ही या कहीं भी जो भी चल रही होती है एक्टिविटी, एम्बुलेंस आपको बिल्कुल पास ही मिलेगी, आपको पहुंचाया जाएगा हॉस्पिटल में। छोटी मोटी कैजुअलिटी है, ठीक हो जाओगे। अगर ज्यादा बड़ी कैजुअलिटी है, बड़े बड़े RR हॉस्पिटल है, वहां आपका इलाज चलेगा। आपको एक बंदा भी दिया जाएगा जो आपके साथ रहेगा। इवन मैंने ऐसे भी अपने दोस्त देखे हैं जिनकी लेग्स वगैरह कट गई थी, तो उनको सारी जिंदगी एक बंदा साथ में रहा है। उनकी तकरीबन 10 साल सर्विस और करवाई गई। वो चल नहीं सकता, कोई बात नहीं, वो बैठा रहेगा ऑफिस में, थोड़ा बहुत अपना काम करेगा, खाएगा पिएगा और रेस्ट करेगा। उनको भी इतनी सहूलतें देती है आर्मी, एक बैकबोन्स की तरह सपोर्ट करती है। ओके। सो अगर मैं बात करूं, जब रिटायरमेंट हो जाती है तो फिर आर्मी को छोड़ के हम आए हैं, वो एक अलग लाइफ थी, तो उसके बाद में नॉर्मल लाइफ अडॉप्ट करना कितना मुश्किल होता है? एक आर्मी पर्सन के लिए काफी होता है, क्योंकि एक तो यहाँ कोई जल्दी उठता नहीं है। हमें आदत पड़ जाती है 4 या 5 बजे उठने की। और दूसरी बात होती है कि यहाँ हमने देखा है कि आप घर में काम कर रहे हो, खेत में काम कर रहे हो, कोई शॉप चला रहे हो, जहाँ कोई अपना बिजनेस है, तो आप देखोगे जो सामने बिजनेस करने वाला है, जो सामने आपका ओपोनेंट है, उसके साथ आपकी बनती नहीं, पर वो बहुत ज्यादा होता है कि पॉलिटिक्स, इस बंदे को मैंने कैसे पीछे करना है। पर आर्मी में ये बंदा बिल्कुल नहीं करता। अगर हमारे सामने कोई और कंपनी है तो हम मिलकर काम करते हैं। तो ये चीजों से बाद में महसूस होती है कि यार इतनी पॉलिटिक्स भी होती है, क्योंकि आर्मी में कोई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं है। वो भेदभाव नहीं सीखता, उसको छोटी छोटी मतलब ये चीजें नहीं पता होती कि कैसे जीना है, ये करना है।
कुछ भी नहीं पता होता। हम्म। वो अपना ड्यूटी करता है, खाता है, पीता है और ड्यूटी से ऑफ हुआ है तो सो जाता है, फैमिली से बात करता है। जी। पर जैसे रिटायर होने के बाद उसे दिखता है कि यार ये बाहर इतनी मतलब भागदौड़ चल रही है एक दूसरे को पीछे काटने की, हम्म। फिर इस लाइफ में थोड़ा उसे सरवाइव करना मुश्किल होता है, अजीब सा लगता है उसे स्टार्टिंग में। ठीक है। सो सर, लास्ट में आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, आपके छोटे मोटे डिस्प्यूट हो जाते हैं, जैसे मेरा हुआ था आर्मी में, आपको कभी भी बाहर की लाइफ में, आर्मी की लाइफ में घबराना नहीं चाहिए। अगर आप सही हो, आप केस लड़ो, दोबारा जॉब मिलेगी जी। इसी प्रकार बाहर भी आप छोटे मोटे डिस्प्यूटों में पहले तुम मत ही पड़ो। बिल्कुल। अगर आप पढ़ भी जाते हो पहले घबराना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज का समाधान है। पुलिस स्टेशन होते हैं, कोर्ट होते हैं, इनके पास जाओ, कोई भी फैसला अपने हाथों में मत लीजिए, बिल्कुल। बस आप ला के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। सो सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। उनकी बहुत प्रॉपर नॉलेज मिली कोर्ट मार्शल से लेके, जो अक्सर सिविलियंस को इतना नहीं पता होता। सो भगवान करे कि आर्मी जो हमारी है बस ऐसे ही स्ट्रांग रहे, बाकी सिविलियंस जरूर उनकी रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद।